वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे पीटी फैक्ट क्या क्या है उसे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ साथ जो प्रश्न पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या तो युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आपको वहाँ एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जिस पर आप दैनिक जागरण से रिलेटेड सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वह हमारी टीम आपको वॉच कर सके, आप में जो भी समस्या हो उसे समझ सके। इसके और साथ ही साथ जब युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। टेस्ट प्राप्त होगा, बहुत से फ्री मटेरियल प्राप्त होगा, डिकोड सीरीज प्राप्त होगा, और भी आप बहुत से फैसिलिटी दी गई है। आप एक बार विजिट कीजिए युक्ति आई पर, या तो जिनका डेस्कटॉप है वो लाइव युक्ति आई एस .in विजिट कीजिए और हमें वहाँ पाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ जो भी 10:30 PM से आपको जो टेस्ट MCQ सीरीज चलाया जाता है उसमें आप शामिल होइएगा। दैनिक जागरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही जो भी करेंट इशू है उससे प्रश्न पूछा जाता है। रेंडम आपसे प्रश्न जो भी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आपका होलिस्टिक चीज़ों को कवर किया जा सके। तो आप सभी प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए ताकि आपकी इंटरनल जो भी डेवलपमेंट हो वो किया जा सके। चलिए आज हम न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। हालांकि मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ा सा डाउन है तो कोऑपरेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को कवर करने का, और जो मैंने आप लोगों को बताया उस सब चीज़ों को किया जा सके। देखिए, कारगिल युद्ध जंग हुआ था, उसी में मुशर्रफ जी की जो कल देहांत हो चुका है। तो कारगिल युद्ध के जो प्रणेता थे, या तो जो थोपने वाली प्रवृत्ति जो रही है, जो मंशा रही है पाकिस्तान की, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, कोई भारतीय से छिपा नहीं है। तो इसके संदर्भ में ये जानना आपको, देखिए ये सब न्यूज़ है ना, बस आपको कब पूछेगा, जब इंटरव्यू होगा तो उस समय है ना आपका न्यूज़ इससे कुछ कलेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो आपके मेंस का प्रश्न अब नहीं बनने वाला है। हाँ, भारत पाकिस्तान का जब संबंध होगा तो उसमें इस युद्ध की चर्चा की जा सकती है, पर इतना भी नहीं करना है जिससे आपको एक एक दिन का समय या पूरा समय उसको निकाल के आप दीजिए। बस ये ओवरव्यू व्यू आप समझिएगा, हाँ, कि इस व्यक्ति का क्या योगदान रहा है कारगिल युद्ध के दौरान, यह किस रूप से पाकिस्तान के लिए अस्थिरता कायम किया, तो ये इनके द्वारा कैसे पाकिस्तान में अस्थिरता कायम की गई, भारतीय सीमाओं के साथ कैसे इनका व्यवहार रहा, बस इनकी ओवरव्यू व्यू आपको जानकारी होनी चाहिए। या किस कारण से इनको मौत की सज़ा सुनाई गई, बस इतना 2-3 पॉइंट आपको कवर करना है। अभी वर्तमान फ़िलहाल के लिए नहीं, जिनका इंटरव्यू होगा वही केवल इनके लिए डीपली चीज़ों को कवर करेंगे, नहीं तो समयावधि इसका आपका बर्बाद होगा। और भी बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन पर समय देने की ज़रूरत है आपको। तो बस जो अंडरलाइन किया गया है वो पेपर आपको शेयर किया जाता है, आप लोगों को पता है, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा रहा है, तो आप वहाँ भी देख लीजिएगा। बस इस सब चीज़ों को 1999 में इनका एक तख्ता पलट किया जाता है। 1999 से लेकर 2008 तक ये पाकिस्तान के विभिन्न पदों पर रहते हैं, और आपको पूर्व तानाशाह के रूप में 2007 से संविधान बदलने का प्रयास करते हैं, अर्थात पाकिस्तान का संविधान बदलने का प्रयास करते। इसी में पेशावर कोर्ट, याद रखिएगा, उनको क्या करता है, 3 सदस्यीय गठित थी, तो उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। देशद्रोह पहले लगाया जाता, उसके मौत की सज़ा दी थी। तब से वो 2007 से निर्वासित ज़िंदगी जी रहे थे। तो इनके बाद कल इनका निधन हो चुका है। हालाँकि देखिए, व्यक्ति विशेष के तौर पर इनको जो भी चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए, पर एक शासक प्रशासक के तौर पर ये हमेशा, देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार अब पाकिस्तान की बर्बादी में न कुछ लोगों का, उनके शासक प्रशासक का हाथ रहा है। उनमें इनका भी नाम गिना जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से देखिए होता क्या है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो पूर्ति कर सकते हैं, है ना? पर देश, आम जनता इससे भुगतता है इसके प्रभाव को। ऐसा नहीं कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुआ है ना? अभी मैं कुछ रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा, उसमें समझिएगा, आकलन उसका देखिएगा। भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? इसके पीछे क्या उसके जनता का यह का रहा है कि जनता ने ऐसा चाहा है कि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो? बिल्कुल नहीं चाहा होगा। तो यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है,
अगर किसी देश का शासक, प्रशासन और अभिशासन, जो शासन है, प्रशासन और अभिशासन पॉजिटिव वे में चल रहा है ना, तो उसका जो भविष्य है हमेशा है ना स्वर्णिम इतिहासों में लिखा जाएगा। नहीं, जैसे ही ये 3 कॉन्सेप्ट जब चल रहा है, 3 कॉन्सेप्ट नेगेटिव वे में रहेगा, तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं अड़ेगा। अभी आपको हाल ही में कुछ 2-3 नारे वहाँ पाकिस्तान में गूंजे जा रहे हैं। खोल दो पाकिस्तान, खोल दो इंडिया पाकिस्तान का सीमा अर्थात पंजाब सीमा प्रांत, फिर बनाओ इंडिया सखत इंडिया का। आपको ये आपको है ना जो पहले भारत पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के अलग होने से पहले जो कॉन्सेप्ट था इंडिया का, पहले जिस तरह इंडिया हुआ करता था उस तरह की बातें की जा रही। बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, बहुत से ऐसे प्रांत है पाकिस्तान के जहाँ पे ये नारे गूंजे 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 गूंज रहा है, जिसमें भारत की सीमा खोलने की बात कर रहा है वहाँ के आम नागरिक, जो भी है कि हाँ हमको जाना है फिर से पाकिस्तान इंडिया के फेवर में, कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, हमारी उन्नति होगी। इसके पीछे कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का हालात रहा, तो इन सब चीज़ों को ना बैकग्राउंड में रखना है याद, ताकि हम इन सब चीज़ों को कवर कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी नहीं रखनी है, नहीं तो होगा क्या, बहुत व्यूट लाइट आपको मिल जाएगा, जानकारियाँ असीमित है ना, पर एग्ज़ाम ओरिएंट आपको चीज़ों को कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक न्यूज़ यहाँ देखिएगा, 232 विदेशी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया गया है। अब ये क्यों इतना ज़रूरी है, मैंने आपको एक बार न्यूज़ कवर किया था, याद होगा आप लोगों को, एक सेकंड देखूंगा। आप लोग को याद होगा, मैं कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले ही शायद, चीनी ऐप का जो प्रतिबंध लगाया था उसमें विस्तृत रूप से चर्चा किया था, जिसमें क्यों ये ज़रूरी हो जाता है एकता अखंडता के लिए, क्यों ज़रूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साथ ही और भी डाटा का जो मिसयूज़ होता है उसके लिए क्यों ज़रूरी है, इस प्रकार के अनैतिक जो ऐप होते हैं इससे क्या हासिल हो जाएगा, ये सब सभी पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अगर किन्हीं को याद होगा तो वो लिंक है ना, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग उससे मोटिवेट हो सके। मुझे समय अभाव के कारण वो लिंक नहीं मैं सर्च कर पाया, पर जब आप लोग देखिएगा तो लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। उससे संबंधित आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यह सब क्यों बार-बार होता है। अब बहुत ज़रूरी है ये सब करना, नहीं करिएगा तो बहुत सी चीज़ें हो जाए। आप सोच के देखिए, कोई आपको ऐसी इकाइयाँ हैं लोन देने वाली, लोन देता है गरीब लोगों को, उससे 3000 4000 गुना है ना, उससे टैक्स है ना, रेवेन्यू उसका ब्याज वसूल करता है, और उसके लिए इनके पराक्रम वो विधियाँ अपनाता है, ब्लैकमेलिंग तक करना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें ना हमारे देश में कहीं न कहीं ये समान धारा में चलना शुरू किया था, जिसको लेकर सरकार लगातार इस पर एक्शन ले रही है। और मैंने आपको जो ऐप जो बंद होता है, आईटी एक्ट 68 के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। 69 के बारे में, सॉरी 69 के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो आप उस ऐप के बारे में उस दिन का न्यूज़ एनालिसिस देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हो जाएँगी। मैं आपको कितनी दफ़ा बोला हूँ कि पहले का ही जो न्यूज़ एनालिसिस किया गया है, उसके पॉइंट आपको बहुत से आने वाले समय में मिलेंगे। एकदम आप मान के चलिए अप्रैल तक है ना, चीज़ों को बस देखते रहिए, उसमें ऐड करते जाइए। इस पर क्या मैंने आप लोगों को चर्चा नहीं किया है चीनी ऐप के बारे में? ये अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद अप्रैल के बाद से मई जून से नया न्यूज़ आएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत से एक्ट आएँगे, बहुत से संशोधन होते हैं, तो उसके बाद चीज़ों को हम लोग फिर से कवर करेंगे। तो अभी पुराना ही आप लोग को न्यूज़ को कवर करते चलना है, उसको देखते चलना है। बस याद रखना, 138 ऐप पर सट्टेबाज़ी और झूठ के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के शामिल होने का आरोप है, और 94 जो है कर्ज देने वाले हैं, जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, उसको लेकर आपको दी गई है। तो याद रखिए 232। अब चलिए यहाँ पर, ये आज का पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक है, जिसे आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए, और हर व्यक्ति को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। जो बालक है उसको, जो माता है उसे भी जानकारी होनी चाहिए, उसके जो पिता है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, क्या बला है, इसमें क्या हमको ज़रूरी है, इसके लिए इतना क्यों बात की जाती है, और क्यों इतना सरकार इस पर सजग होती है। तो यह आपको एस्पिरेंट के तौर पर यूपीएससी जीएस पेपर 2 संवैधानिक निकाय या बाल संरक्षण से संबंधित जो टॉपिक है पेपर 2 में, वहाँ से एक टॉपिक टैली करेगा। तो स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने जीएस पेपर से टैली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग का चर्चा है। तो इस संरक्षण का जब भी चर्चा होगा तो मानव महिला विकास मंत्रालय की भी चर्चा होगी।
तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को पहले से कवर करना। हालाँकि मैं अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के बारे में, आयोग के बारे में चर्चा करूँगा, पर बहुत से आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक बताया था ना, हमेशा आप लोग को याद रखना वो टॉपिक, महिला से संबंधित, बच्चों से संबंधित, गरीबी से संबंधित, विकास से संबंधित, समावेशी विकास से संबंधित और साइंस टेक में प्रौद्योगिकी से संबंधित जो जो भी टॉपिक है आप लोग को याद रखना। ये सब टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। जब भी ये टॉपिक चर्चा में होगा या प्रश्न होगा तो आप लोग इसको क्या करना है, स्टार में रखना है। यूपीएससी के मेंस में या तो इससे संबंधित पीटी में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाए, क्योंकि लगातार असम का रिपोर्ट भी हाल ही में आया है, जहाँ पर असम को सबसे ज़्यादा बाल विवाह के आंकड़े के संदर्भ में दर्शाया गया है। तो ये लगातार आपको चर्चा में रहेगा, तो ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ा देता है। तो आपको मैं जो 6-7 टॉपिक बताया था, कितने लोगों ने लिखा है, लिखा होगा तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग उसका लाभ ले सकें। जो सीरियस स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट होंगे ज़रूर लिखे होंगे, और नहीं तो चीज़ें हैं बस देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं वो तो करेंगे ही नहीं ना। समस्या ये है, तो जो लोग किए होंगे आप लोग क्या करिएगा, ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि जो और भी लोग जिनसे छूट गया होगा जाने अनजाने में, उनका लाभ हो जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, जो उपयोगी है। बस अब देखना है कितने स्टूडेंट हैं इसको एक्टिव मोड में लेकर काम करते हैं। अब देखता हूँ, मैं भी वेट करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास ही आने वाला है, 12 को होगा, फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो चीज़ें देखते हैं कौन क्या कितना कर रहा है, सभी चीज़ें पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात है कि प्रमुख जो अभी है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर और बताइएगा कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिएगा ताकि और भी चीज़ों को समझा जा सके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। देखिए, बच्चों से संबंधित मामलों में राजनीतिक दलों का संवेदनशील होना चाहिए। बहुत हद तक राजनीतिक दलों को नहीं, व्यक्ति विशेष तक को संवेदनशील होने की जरूरत है। जब बच्चे का परवरिश बेहतर तरीके से होगा, उसके अधिकारों का संरक्षण बेहतर तरीके से होगा ना, तो उसका जो फाउंडेशन जब क्रिएट मजबूत तरीके से होगा, तो वो क्या होगा, जब उस पर मकान खड़ा किया जाएगा ना, वो भी मजबूत होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बालकों के संदर्भ में सभी व्यक्ति विशेष और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं और राजनीतिक संगठन हैं, सभी उस पर क्या हो, आपको संवेदनशील प्रवृत्ति की होनी चाहिए। नहीं कि वो चीज़ें बदल बदल बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए ना जाने अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, जो आने वाले किसी बालक के मस्तिष्क में किसी कोने में बैठे रहेगा, और वो क्या होगा, एक नासूर बनता चला जाएगा, अवसाद के रूप में डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, समाज और जो समाज का सिस्टम है उसके प्रति वो नकारात्मक व्यू रखेगा। अब बहुत से ऐसे बच्चों के मुँह से सुनते होंगे कि हमारा देश भ्रष्टाचारी है ना? सुनते होंगे। तो उस बच्चे को किसने समझाया कि हमारा देश भ्रष्टाचारी है, करप्टी है? तो इस तरीके से देखिए होता क्या है कि बार-बार आस-पास शब्द वो उच्चारण सुनने को मिलता है उस बच्चे को, तो इससे उसे उसके कॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जो उसके कॉन्शियस माइंड में डेवलप हो गया, जो चाहे अनजाने में वो गलत आकलन करता है, पर ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग भ्रष्टाचारी, सभी लोग तो है नहीं ना। तो ये आकलन वो विभेद नहीं कर पाता है। तो जब तक ये विभेद करने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक वो सोसाइटी को, समाज को ऐसे ही रूप से देखने को देखेगा, उसे परखेगा और समझेगा। कहीं न कहीं उसके विकास के लिए बाधक बनता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। जब बाल विवाह की बात होती है, अधिनियम की बात होगी, साथ ही साथ पॉक्सो अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम है, इसकी भी बात होगी। जब बाल संरक्षण की बात होगी तो मैंने दोनों पर आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस कर चुका हूँ। क्या पॉक्सो एक्ट पर किया नहीं हो? आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पॉक्सो एक्ट पर क्या मैंने कवर किया है, नहीं की? तो ये सब चीज़ें ना आपको रिवाइज़ करना है, सभी चीज़ें जुड़ जाएगी। असम में हाल ही में देखिए बाल विवाह से जुड़े मामलों में लगभग 2200 गिरफ्तारियाँ की गई है, और रिपोर्ट जो आया है हाल ही में, रिपोर्ट मैंने आपको बताया भी था, बाल विवाह के संदर्भ में जो आंकड़े दिए गए थे, सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ होता है। तो लगातार जो न्यूज़ एनालिसिस करेगा, न्यूज़ देखेगा, वो क्या होगा, उसको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा इस सब चीज़ों से। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की बात होगी तो पहले, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कौन आर्टिकल से है ना बालकों के अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं। तो आर्टिकल का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो आर्टिकल 21 सबसे पहले याद रखिए, 21 का क,
जो क्या कहते हैं 86वां संविधान संशोधन एक्ट हुआ था ना, तो इसमें क्या किया गया है आपको पता ही है, अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क की बात की गई है 6 से 14 वर्ष के लिए। आर्टिकल 24 को याद रखना है, जहाँ 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम कार्य की बात करता है, रोक लगाता है, सुरक्षा की बात करता है। 39 घ याद रखना है, जिसमें क्या किया आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे काम में बच्चों को भेजने में मजबूर असमानता से उपयुक्त करेगा या सुरक्षा करेगा, इसकी बात करता है। उसी तरह 39 39 च जो है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल स्वस्थ विकास के लिए मुहैया कराएगा। ये सब आपको मौलिक अधिकार में दिया जा चुका है और इस पर पहले भी मैंने आपको बात की हुई है, तो आपको क्या करना है रिकॉल करना है। अब कुछ योजनाओं का नाम रखना है कि बाल विकास के लिए योजनाएं क्या है उसको नाम रख, जैसे किशोरी योजना है, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है, आंगनबाड़ी सेवा योजना है, बाल संरक्षण सेवा योजना है। इसी तरह आपको कानपुर में एक अम्ब्रेला योजना चलाया गया था, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। यूपी के कानपुर से शुरू किया गया था, उस अम्ब्रेला का नाम मैं मिस कर रहा हूँ अभी, उसका नाम आप लोग देख लीजिएगा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना था। तो इस प्रकार से चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब देखिए बाल संरक्षण के लिए कानून कौन कौन से बने हैं, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है, जो 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या करता है, विवाह प्रबंधन अधिनियम 1929 का स्थान लेता है। तो यह बाल विवाह पहले से 1929 का अधिनियम किसके समय में है, आप लोग बताइए तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रतिबंध अधिनियम 1929, उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? यह अधिनियम किसकी अनुशंसा किसके सुझाव पर आया था, किस भारतीय नेता के सुझाव पर आया था, इसमें कौन सी कमेटी गठित की गई थी। देखिए हिस्ट्री का पार्ट ऐसे ही आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा ना, और इस प्रश्न से बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें आयु कितनी तय की गई थी आज़ादी से पहले, एक क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग दीजिएगा। आज़ादी से पहले बाल विवाह से संबंधित कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी, उन्होंने विवाह आयु की सीमा क्या क्या बताई थी, सभी का आप बता सकते हैं। तो अगर जिनको जानकारी होगा, देखिए यही सब प्रश्न आपको ना मेन पीटी में पूछा जाता है, तो आप लोग मिसगाइड होते हैं कि प्रश्न आता कहाँ से। जब बाल विवाह की बात हो रही है ना, तो जितने भी जब भी बाल विवाह बाल संरक्षण की बात हो, उससे संबंधित हिस्टोरिकल और वर्तमान जो करंट चल रहा दोनों पार्ट से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा इसके हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, इसके करंट पार्ट क्या है। ये सब चीज़ें हैं ना, आप जो एक्टिव मोड में रहेगा ना, ध्यान रखिएगा एक्टिव मोड में जो स्टूडेंट होगा उसका सिलेक्शन जरूर होना है, नहीं तो आपको सारी चीज़ें परोस के दे दी भी जाए तो आप क्या कर लीजिएगा। उसको बस देखिएगा, हाँ इस थाली में बहुत से आइटम है, 50 आइटम आपके 56 भोग खाना रखा हुआ है, पर आपको खाने का तरीका ही नहीं पता तो उसका मज़ा ले पाइएगा, नहीं ले पाइएगा। यही चीज़ है दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस में, सभी चीज़ें कराई जाती है। अब जो जो बच्चा को ये लगता है कि नहीं इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वो कभी फ़ायदा ले नहीं पाएगा, पर जिस बच्चे को ये लगता होगा कि नहीं इससे बहुत हमको फ़ायदा हो सकता है, तो इसका बूँद-बूँद निचोड़ लेगा। अब जो बच्चा एक्टिव मोड में होगा इस एक्ट के बारे में ज़रूर जानकारी लेगा कि हाँ ये क्या है, ये किसके बादशाह के शासनकाल में आया। तो सारे प्रश्न तो मैं पूछ देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में पूछता है, वो बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो ये कई प्रश्न आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब कीजिएगा ही नहीं तो बोलिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। यही सब मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ, नोटिफ़ाई करता हूँ। भले आपको लगता हो कि नहीं सर बार-बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आपको भलाई के लिए बोलते हैं ना। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बस उनको क्या चाहिए? चाहिए ये कि हमको सब कुछ परोस के मिले, मेहनत करनी नहीं है, सिलेक्शन तो ज़रूर चाहिए यूपीएससी के बारे में। और कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे ना कि आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। कहने का अर्थ ये ना कि बोलते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई पहले यूपीएससी को सीखो क्या करना है। देश में आके यूपीएससी नहीं होती है, पीसीएस नहीं होता है। देश में आके उसको जानो पहले, वो क्या डिमांड कर रहा है और आपको क्या सप्लाई करना है, कितनी भाषा शैली के साथ आपको सप्लाई करनी है। नहीं तो पता चला कि आप डूब गए, सागर है, सागर में ऐसा गोता मारेगा ना कि आपके लाश तक नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए, एक्टिव रहिए। अब देखिए पॉस्को अधिनियम 2012, इस पर क्या मैंने पहले चर्चा नहीं किया था? अगर चर्चा किया हूँ तो आप उसको क्या करना, उस न्यूज़ को कलेक्ट कर लेना, वहाँ से नोट डाउन कर लेना, जो नोट डाउन किए वहाँ पर बस एक बार रिकॉल करके देख लेना, ये एक्ट आपके बारे में
कवर हो चुका है। तो चलिए इसका 2-3 प्रश्न पॉस्को एक्ट के बारे में बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पॉस्को एक्ट कब लागू किया गया, पॉस्को एक्ट की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई, हाल में संशोधन कौन से पॉक्सो एक्ट में किए गए हैं, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट अधिनियम से संबंधित पहला राज्य कौन है जो आपको पॉक्सो एक्ट को मान्यता दिया। ये सब चीज़ें आपको ना खुद से सर्च करनी होगी, नहीं तो आपको लोग बैसाखी दे रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये शब्द यूज करता हूँ, ये शब्द यूज नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बोलता सभी लोग आपको बैसाखी देते हैं। तो बैसाखी लेके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, खुद पर डिपेंड। सर्च कीजिए, सर्ची बनिए, बहुत लाभ होगा। और कमेंट सेक्शन में चीज़ों को लिखिए, जो भी लाभ समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि और भी लोग रिव्यू को देख सके, समझ सके। और जब आपका सिलेक्शन हो तो मैं उस रिव्यू को कट करके ना 2 लोगों को दिखाऊँ, देखो मेरे ओरिजिनल स्टूडेंट का ना, ओरिजिनल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। डुप्लीकेट लोग पैसे दे के मैं नहीं खरीदा हूँ, बस मैं इसलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाटा रिलीज़ करवाता हूँ, ताकि लोग इसका लाभ भी ले सके, साथ आपका भी सिलेक्शन हो तो क्या कहते हैं आपका रिवाइज भी होता चले सभी चीज़ों को। तो सबके अपने अपने हित हैं, मैं भी स्वार्थी हूँ इस मामले में आपसे। उम्मीद करता हूँ कोऑपरेट कीजिएगा। अब देखिए किशोर न्याय अधिनियम 2015, जब पॉस्को एक्ट की बात हो रही है तो किशोर न्याय अधिनियम की भी बात होगी। इसके संदर्भ में पहले भी एक बार चर्चा किया 2015 का एक्ट के बारे में, मुझे जहाँ तक याद है, इन सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। NCPC डबल आर याद रखिएगा, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स याद रखिएगा, डबल आर लिखा गया सॉरी, NCPCR। तो NCPCR के बारे में आप लोग को याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स, ठीक है। यह वैधानिक आयोग है, ध्यान रखिएगा वैधानिक आयोग है, क्योंकि एक विधि द्वारा इसे दिया गया। संवैधानिक अधिकार वो होता है जो संविधान के साथ ही लागू हो गया है ना। तो वैधानिक अधिकार या किसी एक्ट या विधि के साथ इसे लाया जाता है। तो याद रखिए वैधानिक अधिकार है, 2005 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया, 2007 से ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, महिला और विकास मंत्रालय जो है इसका प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, अर्थात नियंत्रक होता है महिला। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, महिला विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, आप बता दीजिएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, आयोग द्वारा सुनिश्चित करता है कि सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों, प्रशासनिक तंत्र। ये शब्द एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, क्योंकि NCPC जो नेशनल राष्ट्रीय जो अधिकार जो ये बाल संरक्षण आयोग है NCPCR, वहाँ पर इस लाइन को लिखा गया है, इसलिए मैं कोई कट पेस्ट नहीं किया हूँ, सॉरी मैंने कोई यहाँ कट नहीं किया, डायरेक्ट उस लाइन को लिख दिया हूँ, ताकि आप कुछ भाषाओं को है ना यूज करिए, ऑफिशियल भाषा को। और ये क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर को उपलब्ध है उसके संदर्भ में काम करेगा। जो भी भारतीय संविधान और जो भी हमारा जो चार्टर है हम लोग शामिल हुए हैं अभी समय में संयुक्त राष्ट्र के, तो उसके अनुरूप काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग को कवर करना। नोट याद रखना है क्या, यह शिक्षा अधिनियम जो है 2009 आया था ना, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, इससे संबंधित जांच करता है। साथ ही साथ आपको बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 याद रखिएगा, उसके तहत निगरानी भी करता है इसे। तो आपको दोनों एक्ट के बारे में जानकारी है, पहले दोनों पर चर्चा की जा चुकी है। जो एक्ट है बाल विकास अधिकार जो एक्ट है उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आयोग के द्वारा बालक माना गया। तो आयु सीमा आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि हर के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई। तो बच्चों के आयु सीमा आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, एक जगह नोट करके लिख लीजिएगा कि किस वर्ग में कहाँ बच्चे, मान लीजिए कारखाने में बच्चों की आयु सीमा क्या मानी जाती है। उसके बाद पॉस्को एक्ट में बच्चों की आयु सीमा क्या क्या मानी गई है, इस एक्ट में कितना माना गया था। यहाँ तो सिंपल सा 18 वर्ष बोल दिया गया, यहाँ पर वर्ग विभेदन नहीं किया गया। तो इसे आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले भी मैंने कराया है, तो सब चीज़ों को कवर करते चलना है। अब देखिए यहाँ कुछ जिला खंड स्तर पर सभी जगह ये क्या करेगा, आपको विशिष्टताएं देगा, साथ में पॉस्को एक्ट से मिलकर काम करेगा, सभी जो संबद्ध संस्थाएं उससे मिलकर काम करेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, ये क्या करूँगा आपको इसका है ना जो की नोट्स है वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें वही है, विकेंद्रीकरण है जो मैं पहले भी चर्चा करता हूँ हर मुद्दे पर, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रहा है।
जिसकी वजह से कम मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर मैं चर्चा कर दूंगा और बाकी चीज़ें मैं आपको की नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर संरचना याद रखना है। यहाँ संरचना याद रखना है। संरचना क्या होगा कि आयोग के 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जिसको बाल से अधिक बाल कल्याण संबंधी बढ़ावा देने के उत्कृष्ट कार्य का अनुभव हो। 6 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय जैसे है ना अप्रत्यक्ष देश मनोवैज्ञानिक कानून विशेषज्ञता हासिल हो उनको लाया जाएगा। तो इसमें आपको 6 सदस्य याद रखना है, एक अध्यक्ष याद रखना है, 6 सदस्य याद रखना है, सदस्य सचिव याद रखना है। ये सब आपको संरचना में शामिल होते हैं। आप इसके बारे में आपको की नोट्स दिया जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। सेम टू सेम चीज़ें नोट याद रखिएगा। कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम आयोजन 1954 में हुआ। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2022 का आयोजन कौन सा क्रम रहा होगा। उसके बाद अभिसमय 1990 याद रखिएगा, प्रभाव आया था संयुक्त राष्ट्र का। इसको ही बाल संरक्षण का अभिसमय कहते हैं हम लोग है। तो ये क्वेश्चन और बताइएगा, मानवाधिकार से संबंधित अभिसमय कब आया था संयुक्त राष्ट्र का। तो ये भी आप लोग बताइएगा ताकि चीज़ें समझी जा सके। इस समझौते पर 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया और 1992 में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी इस अभिसमय में हस्ताक्षर करके। अर्थात 1992 में इस अभिसमय को अपनाने वाला भारत भी देश है। तो इस सब चीज़ों को क्या करना है, राइट डाउन करते चलना है। और ये सब फिर पीटी में आप लोग को क्या करेगा, पीटी में ना एटम बम की तरह आयोग यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ों को कवर कर लेना है ताकि चीज़ों को देखा जा सके, समझा जा सके। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए सीधा नीचे आ जाना है। चलिए नीचे आ जाइए। अब देखिए युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं देश में बनी रही है व्यवस्थाएं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बात बोली गई है। जयपुर में महाखेल अभियान जो चल रहा है फाइनल में पहले आपको क्या किया गया, यहाँ पर बातें प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मदद से की गई। ये पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। एक डाटा यहाँ देखिए, मानवाधिकार जो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात जो की जा रही है ना, जिसमें सुझाव की बात की जा रही है, जिसमें क्या करना है कि लोगों को घर से वोट देने के जो अधिकार है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की गई है, उससे संबंधित डाटा बताया गया है। तो आप इसे ना क्या राइट डाउन कर लीजिएगा। इस पर हालांकि पहले भी बात की जा चुकी, जिस दिन आया था ये उस पर विचार किया गया था, बातें की गई थी। सभी जो आप लोग को डाटा कैसे कलेक्ट करना आप लोग को मैंने बताया था, पाई चार्ट कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है ना, इस तरह का डायग्राम आप बना लीजिएगा ताकि जो चीज़ें यहाँ बताया ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस सिस्टम से ये दिया हुआ ये भी अच्छा रहता है। आप समझ सकते हैं कि 2019 2014 इस तरह आप कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा किस साल रहा था। तो थोड़ा सा आपको ये कर लेना है, मेहनत करना है ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में लिखें तो चुनाव आयोग के जो डाटा रिलीज किया गया है तो इसे बेहतर तरीके से कम शब्दों में अधिक की व्याख्या की जा सके या अधिक शब्दों को कम में व्याख्या करना, तो इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ऊर्जा सेक्टर में बड़ी लकीर खींचने का तैयार है भारत। देखिए इंडिया एनर्जी वीक जो मनाया जा रहा है, आपको यह मनाया जाएगा 6 से 8 फरवरी, अर्थात आज से लेकर 2-8 तारीख तक, है ना। इंडियन एनर्जी वीक मनाया जाएगा, तो इसे इंडिया एनर्जी वीक, तो इसे आप लोग को याद रखना है, लगातार चर्चा में रहेगा। ऊर्जा खपत में बड़ा हिस्सा क्या करते हैं हम लोग, 86% कच्चा तेल से हम लोग मंगाते हैं, उसका उपयोग होता है। गैस से 50% बाहर से हम लोग आयात करते हैं। जो भी हम लोग का ऊर्जा खपत है हमारा ना, उसका 86% जो कच्चा तेल है वो बाहर से आता है। और उसी में से गैस जो है हमारा जो गैस है उसका 50% हम बाहर से मंगाते हैं। अर्थात हमारे पास प्राकृतिक जो तेल है जो क्रूड ऑयल जिसे हम सिंपल सा वे में कहें, उसका है ना 86 बाहर से आता है, और जो गैस है, गैस जो भी है 50% वो बाहर से आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय व्यक्त करता है। अगर यूक्रेन रसिया का कैसा विवाद अगर हमारे आसपास देशों में हो जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्या हम उन सब चीज़ों को स्टैंड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है और सरकार को इसी से चिंता है, और होनी भी चाहिए। कि मान लीजिए देश विदेश का क्या है, कभी भी भड़क जाएंगे। भारत हमेशा सॉफ्ट नीति पर, दूसरा देश नहीं ना, चीन या तो अन्य देश सॉफ्ट नीति पर तो नहीं रहता है ना।
इसलिए समझने हमें दूर की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध होगा या इस प्रकार से होगा, तो हमारे पास ऊर्जा संसाधन डेवलपमेंट का इशू क्या है, हम उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरीके के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके लिए सरकार क्या करे, इसे ध्यान रखिएगा। आपको 6 से लेकर 8 फरवरी तक बेंगलुरु में, ध्यान रखिए बेंगलुरु में जो इंडिया वीक जो है, एनर्जी वीक है, उसे मनाएगा। तो इसे आपको याद रखना, ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट पर पूछेगा। अब बदलते प्रयोग है बदलाव भारत के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय, भारत, चीन, रूस समेत दुनिया के 30 देश इसमें शामिल होंगे इस वीक आयोजन में। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को रिकवर करना है। अब एक नया गठबंधन बन रहा है, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल एसोसिएशन बना रहे हैं। इससे पहले आपको यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन होगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सोलर एसोसिएशन बनाया जा चुका है, जिसे हम लोग आईएसए कहते हैं। इसके संदर्भ में भारत लगातार प्रयासरत है, तो ऐसे ही एक और संगठन क्रिएट हो रहा है। तो इसे क्या करेगा, आपको बायोफ्यूल के संदर्भ में भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। इस क्यों इतना ज़रूरी है, मेंस में ये पूछेगा, तो आपको इसके सारे डायग्राम बताने होंगे। ये सब चीज़ें पहले अब जब आएगा ना हम कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा, ये सब चीज़ों को लेकर भारत 11 राज्यों में, अभी हाल ही में पीएम मोदी, अर्थात हो सकता है कल ही आपको क्या करें, 11 राज्यों में 20% एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल की बिक्री के पायलट परियोजना के शुभारंभ करेंगे। तो ये सब चीज़ों को क्या करेंगे, इस अवसर पर होगा। तो याद रखना आपको, ये भी 11 राज्य का कौन कौन 11 राज्य आएंगे, कल के न्यूज़ में आपको आए दिख जाएगा, उससे भी हम लोग कवर करेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, याद रखिए, भारत सिर्फ अपने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में काम नहीं करना चाहता, बल्कि क्या कहता है, दुनिया के तमाम जो चीज़ें हैं ना, गरीबी और विकासशील देशों में ये तकनीक आसानी से मिल सके, इसके लिए भी आपको मैं क्या बोला था, हर जगह भारत अपना छाप छोड़ना चाहता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, अंतर्राष्ट्रीय शांति में, अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी में, प्रौद्योगिकी में, अब इस सब में भी आपको अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों को लेकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, भारतीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देना चाहता है। और ये होना भी चाहिए, ये सब चीज़ें होंगी तभी तो हम भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर डेवलप होंगे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, एक औद्योगिक क्लस्टर में खुलेंगे कौशल विकास प्रशिक्षण। मैंने जब डाटा आया था, याद होगा मैंने क्या बोला था उस दिन, आप लोग कितने स्टूडेंट को याद है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो उसके संदर्भ में जब डाटा आया था कि वास्तविक जब आंकड़े जितने इसको अपेक्षा किया गया था लक्ष्य, वो प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र 30,000 60,000 के आसपास डाटा रिलीज किया गया कि इतने को रोजगार प्राप्त हुआ और प्रशिक्षण बहुत लोगों को। तो उस दिन मैंने कुछ बातें बोला था, आपको याद है? कितने लोगों को याद है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। देखिए वो बात फिर आपको वही चीज़ें है। आपको देखिए प्रशिक्षण को और व्यवहारिक बनाने के लिए कार्य करना होगा। मैंने वो लाइन बोला था, याद है, कि जब तक हम व्यवहारिक स्तर पर काम करने का, धरातल स्तर पर काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेगी। देखिए फिर से वो आपको वो बातें लाइन वो सेम टू सेम आ गया। तो आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ना, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका आज न कल चिरस्थायी सत्य होगा ही। अब ये आप पर डिपेंड करता है वो चीज़ें कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं। अब मैं वो बातें बोलूँगा तो बोलिएगा सर आप अपनी बातें बोलते हैं कि नहीं ये सही होगा, हो कैसे होगा। तो लीजिए फिर एक इसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। 10-15 ऐसी चीज़ें जो मैं आपको लगता है 3 महीने से बोल रहा हूँ वो सही हो रहा है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ भविष्यवाणी करता हूँ, तो उसे याद रखिएगा, आप चीज़ों को कवर करिएगा। सिलेक्शन पाने का रास्ता वही है, नहीं तो इधर उधर भटकते रहिए। भटकने के लिए बहुत है, बहुत से वेबसाइट है, बहुत से आपको लिंक है, बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से यूट्यूब पर है, आप उसे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पर वो आपको ना फाइनल सिलेक्शन दिलाने में बहुत दूर दूर तक नहीं नाता रहेगा। आप देखिए छोटी सी वीडियो देखते होंगे ना, याद होगा, 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो देखते होंगे, उससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल सकता है ना, पर सिलेक्शन नहीं मिल सकता, ध्यान रखिएगा। और इसमें आसमान ज़मीन का अंतर होता है इन्फॉर्मेशन और सिलेक्शन में। और आप एस्पिरेंट है, आपको सिलेक्शन के लिए चीज़ें पढ़नी, ना कि इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें पढ़नी। समझ गए ना? इन्फॉर्मेशन और सिलेक्शन में बहुत अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन से सिलेक्शन हो सकता है, पर इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन पाने के लिए ना इन्फॉर्मेशन का डीप नॉलेज होना चाहिए। केवल 5 से 10
मिनट के वीडियो से है ना सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक चीज़ आप जान रहे, शॉर्ट वीडियो लोग डालते हैं, करते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना? आपको ना जागरूक कर सकता है। इस टॉपिक में ये चीज़ें होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, पर उसके लिए जिस जो भी टॉपिक है, मान लीजिए एक्स कोई टॉपिक है, तो एक टॉपिक के बारे में होलिस्टिक जब तक आपको जानकारी नहीं होगी ना, पीटी स्तर पर, मेंस स्तर पर इंटरव्यू में इनसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो किसी न किसी स्टेज पे आप जाके फँस जाइएगा। और याद रखिएगा, सबसे आसान है पीटी, उससे ज़्यादा टफ है मेंस और सबसे ज़्यादा टफ है आपको इंटरव्यू। ऐसा मत सोचिए कि आपका इंटरव्यू पीटी बहुत टफ है, बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। पीटी सबसे आसान है, उसके बाद टफ होता है मेंस और उसके बाद सबसे ज़्यादा टफ होता है आपको इंटरव्यू। तो ये चीज़ें आप लोग बच्चा जान मत बनिएगा, चीज़ों को ऐसे ही कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इस डाटा को देख लीजिएगा, डाटा में कुछ रखा नहीं है, वही बातें की गई है धरातल स्तर पर, जो बातें की गई है बजट में, आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने किया है समान नागरिक संहिता का विरोध। आपको मैं कुछ बातें पहले भी किए थे, नागरिक संहिता की बात जब कर रहा था, याद होगा, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा था, तो उसमें एक बात बोला था कि जो भी समाज है, वर्ग है, जो भी असमानताएं आपको दिखती है या कुछ डॉट्स दिखता है, उसका समाधान कौन ढूंढिए, उसी वर्ग के व्यक्ति विशेष को ढूंढना चाहिए। मैंने ये लाइन बोला था ना, याद होगा? कितने लोगों को याद है? थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा तो मैं भी देखूं, और उसमें क्या मैं बोला था, किस संदर्भ में बोला था, आप लोग बताइएगा, ताकि मैं भी देखूं कितने लोगों को याद रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब उसी वर्ग से बातें सुधार की आएंगी नहीं, तो कभी भी राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं लगाएगा किसी भी मुद्दे पर। नहीं तो आप किसी मुद्दे पर अगर राज्य को शामिल करते हैं तो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाएगा। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये बात, युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होता है, तो युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इस पर मैं कितनी दफ़ा आप लोग को चर्चा किया हूँ। युक्ति युक्त प्रतिबंध का अर्थ किस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, लोग मिले हैं, बातें किए हैं, अपना पक्ष रखे हैं, सरकार से पक्ष रखेंगे, सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी या सामने। 3 विकल्प पर विचार किया जा रहा है इनके द्वारा। पहला विकल्प है, इस मामले में न्यायालय में जाया जाएगा। दूसरा है कि बातचीत से हल निकाला जाएगा। तीसरा है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही है। तो ये तीनों मुद्दे अपनाए जा सकते हैं, तीनों रास्ते अपनाए जा सकते हैं। अब ये डिसाइड करना, ये 3 विकल्प में कौन सबसे उचित होगा। इनके अपने उद्देश्य, अपने अपने कारक हो सकते हैं, क्यों नहीं समान नागरिक संहिता लागू होना से हो सकता है। साथ ही साथ और भी और भी जो वर्ग होंगे उनके अलग अपने मुद्दे होंगे, लागू क्यों करना चाहिए, और उस पर दोनों पर मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ पहले भी। तो आप लोगों को कोशिश करना है उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसी में देखिए, एक संहिता बनाया गया इनके द्वारा, ये बातें बोली गई है कि आपको आचार संहिता बनाया, कोई भी कहा गया सदस्य बोर्ड को भी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं करे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी धार्मिक मामले आते हैं ना, तो लोगों को है ना, मौलिक अधिकारों से अधिक कर्तव्य की बात करनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी था इस मामले में कि जब हम आचार संहिता में बंधे रहेंगे तो क्या होगा, समाज में जो समरसता है, समाज में समानता की बात जो की जाती है वो बने रहेगा। किसी को उसके कदम से आहट नहीं, फैसले, मान लीजिए कोई बयानबाजी ऐसा कर देगा कि दूसरे पक्ष को बुरा लग जाए या अपने ही पक्ष में कुछ वर्गों को बुरा लग जाए, तो कहीं न कहीं होगा क्या, समस्याएँ उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी लोगों को ये मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब मसला है ना, मसले के तरीके से सुलझना चाहिए, बेतुकी बातों से नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ, पहले भी बोला हूँ, अगर समान नागरिक संहिता अगर देश हित में है तो उसे सभी वर्गों को, सभी जात-पात, जितने भी वर्ग हमारे यहाँ, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि यह देश की बात हो रही है यहाँ पर। देश जब मजबूत होगा ना, तो आप मजबूत रहिए, व्यक्ति मजबूत होता है। नहीं तो देश कमज़ोर होगा तो चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ेंगी, बातें कितना ही सरकार चाहेगी, समस्या सुलझा नहीं सकती है। देखिए, ईवाई एक रिपोर्ट आया, इसे आप लोग देखिएगा कि कैसे इस पर अमृतकाल में बजट में भारत कैसे अपना असर छोड़ेगा। इस डाटा को आप लोग एकदम अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। ऐसा रहेगा सफ़र 2047 तक भारत 25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाएगा।
तो कैसे बढ़ेगा ये आंकड़ा में यहाँ पर दिया हो, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लेना है। 2027-28 में 5.4 होगा, 35 में 10.1 हो सकता है, 20.3 44-45 में रहेगा, इस तरह आंकड़े दिए गए हैं। साथ में ऐसे बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय। अभी डॉलर की बात हो रही है, तो अभी देखिए 4,000 के आसपास डॉलर है, 4800 डॉलर है, 31-20 के आसपास जाएगा। फिर उसके बाद 36 तक 6,000 के आसपास, 40 में 9,000 के आसपास, और 2045 15,000 डॉलर के आसपास आ जाएगा। जब हम विकसित करेंगे तो इतना डॉलर के आसपास होगा। तो ये भी कैसे बढ़ेगा, वैल्यू वेरिएबल करेगा, इसे आप लोग देखिएगा। ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये डाटा को यहाँ पर दिया गया है। मजबूत कंधों पर बढ़ रहा है भारत, तो सभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल वित्तीय सेवाएं, डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल कारोबार, डिजिटल कौशल के बारे में बात की गई है। आपको इसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। इसके डाटा को कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं लगातार आपको कुछ दिनों से ये बातें बोलता था ना, देखिए निकट भविष्य में लगातार तेजी से बढ़ रहा है भारत। तो भारत का स्थान देखिए हमेशा 2023, 24, 25, 26, 27 आपको 5 साल का डाटा दिया है। यहाँ पर आपको क्या है, भारत का विकास दर देखिए सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर भारत, तो आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। वैश्विक स्तर पर याद रखना है, वैश्विक स्तर पर 2.7, 3.2, 3.4 और 3.3, 3.2 रहेगा। वही उसका बनस्पत भारत का क्या रहेगा, आपको याद रखना है। इसी तरीके से लंबी अवधि के लिए अर्थात दशकीय वृद्धि हम मान के चले, 22 से 25 तक कितना रहेगा, 26 से 40 तक 5 वर्षीय हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी आपको भारत कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर देखने को मिल जाएगा। देखिए 8.2 से लेकर आपको आंकड़े देखने को मिलेगा। उसके बनस्पत विश्व का देखिएगा, अन्य राष्ट्रों का देखिए, तो भारत की स्थिति आपको समझ में आएगी। आर्थिक वृद्धि के साथ आर्थिक समृद्धि आती है और विकास होता है, लोगों को ये समझ डेवलप होता है। यहाँ तक चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर एजेंसियाँ अनुमान जता रहा है 2047 तक का अपना रिपोर्ट दिया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कवर करना है, ठीक है। चलिए अब है एक रिपोर्ट, यहाँ पर देखिएगा, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। वैश्विक हलचल में भारत का कदम ताल है। जो एआई के बारे में रिपोर्ट आया था, याद है, एआई के संदर्भ में बातें की जा रही थी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, किसी व्यक्ति का राइटर था, बुक था, जो ये बोलता था आने वाले समय में ये एआई क्या करेगा, मानवीय जीवन पर हावी हो जाएगा। उससे संबंधित बातें यहाँ की गई है। इसको क्या करना आप लोगों को, जो अंडरलाइन किया हुआ उसे देख लेना है। बाकी चीज़ें मैं पहले इस पर जो इस टॉपिक से संबंधित है सभी पर मैंने उस दिन चर्चा कर चुका हूँ। हॉकिंस के बारे में मशहूर जो है एलन मस्क है, उसके रिपोर्ट के बारे में बात किया था। 10% आईटी सेक्टर, उसके रोजगार के बारे में बात कर चुका हूँ। इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है, कवर कर लेना। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें बताई गई है आप लोग कवर कीजिएगा, और न्यूज एनालिसिस को जो भी चीज़ें दी जा रही है आपको उसको बेहतर तरीके से यूज़ कीजिएगा। हालांकि अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं चल रही है, आवाज़ में भी दिक्कत है। कोशिश करूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे बैकअप आएगा मैं इसको स्पीड करूँगा, ठीक ना। अभी तक कोऑपरेट बनाए रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट था मैं कवर कर चुका हूँ, जो है ना, जो आपको पढ़ के भी आपसे हो जाएगा उसके लिए क्या करना है, स्क्रीनशॉट शेयर किया जाएगा ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। चलिए कुछ दिनों की बात है, फिर मैं बैकअप ले लूँगा, फिर लंबे समय से आप लोगों को चीज़ों को कवर करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।